2-3 बार मणिपाल हॉस्पिटल में जाने के बाद भी मुझे वहाँ पे वैकेंसीज़ के लिए हमेशा मना करा, बट आज मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो फाइनली मेरी इंटरव्यू हो गई। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मणिपाल, जो कि द्वारका में पड़ता है। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत ही लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है। तो आपको सैलरी कौन-कौन जा सकता है, क्या-क्या क्वेश्चन पूछते हैं, हर एक चीज़, वर्कलोड कितना है ना? एज़ ए नर्स आपको जाना चाहिए या नहीं? तो हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, तो हॉस्पिटल पड़ता है द्वारका सेक्टर 6 में, है ना? तो अगर यहाँ पे आप मेट्रो पे जाना चाहते हो, तो मेट्रो पे भी आप जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे ब्लू लाइन जाती है और वहाँ पे द्वारका सेक्टर 6 पे ही आपको उतरना है और उसके बिल्कुल पास में ही है मणिपाल हॉस्पिटल। अगर बेड्स की बात करें तो बेड कैपेसिटी इसकी 380 बेड से भी ज़्यादा है, मतलब 380 प्लस बेड की कैपेसिटी है। और किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जब आप जाते हो तो हमेशा आपको बेड्स ही चेक करने होते हैं, क्योंकि 150 से नीचे या 100 से नीचे वाले बेड में जाते हो तो कल को आपको अब्रॉड में किसी कंट्री का जान करना है या किसी गवर्नमेंट में भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे मीटअप हो जाएगी। उसके बाद हम सैलरी की बात करें तो जो फ्रेशर है उनको 25 से 27 हज़ार की सीटीसी लग सकती है, और वही अगर आपको एक्सपीरियंस है तो और भी ज़्यादा लग जाएगी। जैसे कि 7 साल, अगर आपको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उस पे आप मान के चलो रफली 52 से लेके 55 सीटीसी आपकी लगेगी। 55,000 की अगर आपकी सीटीसी लगा भी रहे हैं तो उसमें से भी आपके काफ़ी सारे पैसे कट जाएंगे, अराउंड 10,000 रुपये, है ना? उसमें क्या होता है, 2 पीएफ आपके कटेंगे, ठीक है? वही अराउंड 12% का पीएफ काटते हैं, तो 2 पीएफ कट जाएंगे, ग्रेजुइटी कट जाएगी आपकी, फिर जो इंश्योरेंस वगैरह है वो कट जाएगी। तो कुल मिला के आप मान के चलो 55 सैलरी में से 45 आपके इन हैंड आएगी, ठीक है? बाकी 10,000 कट जाएगी। और उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन जहाँ पे ही आ सकता है। तो देखो, अगर आपने जीएनएम करी या फिर आपने बीएससी करी तो आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। अगर आपने ओटी टेक्नीशियन का करा है या फिर आपके पास कोई लैब टेक्नीशियन का है तो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं क्यों जाने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी वहाँ पे बहुत वैकेंसीज ओपन हुई है, तो उन्होंने ये वीक और नेक्स्ट वीक में भी, ये पूरी जून में ये फुल हायरिंग करेंगे। यहाँ पे कभी फ्रेशर की भी वैकेंसी नहीं होती, लेकिन अभी फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी है। अगर आपने जीएनएम बीएससी करी है और आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको एक्सपीरियंस है फिर तो आप ट्राई करना ही ऑब्वियसली, मतलब आपको तो लेंगे। अभी हम बात करते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। पहले क्या होता था कि ये पहले आपको बोलते थे कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनकी मेल पे अपना सीवी शेयर कर देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत कम आता है ना? लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट विजिट, मैं तो वॉक इन ही हमेशा करता हूँ और अभी भी मैंने वॉक इन इंटरव्यू में ही गया था। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे मैं डायरेक्ट मतलब 9वें फ्लोर पे चला गया। 9th फ्लोर पे इनका एचआर है और 9th फ्लोर पे ही ये आपकी इंटरव्यू लेंगे, है ना? तो सारी चीज़ें वहीं पे आपकी होगी। तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे जाते हो, गार्ड आपको एक वो विजिटर पास वगैरह देता है। मैंने तो खैर लिया नहीं, मैं डायरेक्ट 9th फ्लोर पे चला गया, क्योंकि कई बार गार्ड ही हमें मना कर देते हैं कि नहीं, ऊपर वैकेंसी नहीं है, और आप जब वहाँ पे जाते हो तो सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने इस बार मैं सीधा गया, मैंने गार्ड वार्ड को किसी को पूछा नहीं। तो 9th फ्लोर पे जाके इंटरव्यू होगी मेरी। तो वहाँ पे सबसे पहले आपकी इंटरव्यू होनी है, तो वहाँ पे आई थिंक एनएस या जो भी हैं वो आपकी इंटरव्यू लेंगी, है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जैसे ही आपकी वो इंटरव्यू क्लियर होती है उसके बाद आपको एक टेस्ट मिलता है देने के लिए, ठीक है? टेस्ट जो है वो आपको आपकी ईमेल आईडी पे भेज देंगे। तो आपकी ईमेल आईडी पे जैसे वो टेस्ट आता है, तो इनका जो टेस्ट है ना बहुत ही गंदा है। मैंने अभी तक मुझे लगता है 60 प्लस हॉस्पिटल में मैंने इंटरव्यू दी, लेकिन इनका जितना बेकार वो क्वेश्चन पेपर था मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि उसमें मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, मतलब ऐसे टाइप के साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? जैसे हम पढ़ते थे कि हम सोचते थे कहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद ऐसे क्वेश्चन थे जैसे राम 14 किलोमीटर इधर चला, फिर 14 किलोमीटर वेस्ट को चला, फिर 10 किलोमीटर वापस आ गया, है ना? इस तरीके से करके कौन सी लोकेशन पे उसका स्कूल था। तो ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल मैथ्स के क्वेश्चन है। और उसके बाद कुछ 5-6 क्वेश्चन इंग्लिश के थे जिसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स वगैरह यूज़ करने थे, उनके बारे में था। उसके बाद जाके 10 से 15 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन का है, और 10 से 15 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के रिलेटेड है, बाकी कुछ रीजनिंग के हैं, कुछ मैथ्स के हैं, है ना? ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। बाकी मेरे पास है, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, तो अगर आपको मेरा कोर्स लेना है तो आपको मैं सारे क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, उसके राइट आंसर्स क्या है, किस तरीके से करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे वही क्वेश्चन पूछे थे जो मेरे कोर्स में इंक्लूडेड है। तो अगर आपको कोर्स लेना है तो विद इन 1 वीक आपको रेडी करके मैं भेज दूंगा। और फिर मणिपाल तो छोड़ो, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, आप कभी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखो, डीएनसी मैंडेटरी मांगते हैं, बट
अगर आपके पास कोई, जैसे मेरे पास, मैंने उनको बताया कि मेरे पास PNRC है ना, पंजाब का है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चेंज करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ, अगर मेरी जॉइनिंग हो जाती तो मैं चेंज करवाऊँगा। तो DNC के साथ साथ दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे आपका 10th +2 है ना, उसके बाद आपकी GNM या BSc की रजिस्ट्रेशन, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के सारे सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोज़ 4 है ना, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ सैलरी स्लिप, जो कि सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। जब भी आप HR में जाते हो तो उनका पहला सवाल ये रहता है कि लास्ट सैलरी स्लिप दिखाओ। तो सैलरी स्लिप आपके पास अगर नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए अच्छा है कि पहले सैलरी स्लिप निकालो फिर जाओ वहाँ पे, ठीक है। तो वर्कलोड की अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पे जो मैंने स्टाफ से भी पूछा, और मेरे कुछ नोन स्टाफ वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं मेडिकल ICU में, वार्ड में, तो वहाँ पे जो रेशियो रहती है वार्ड की 1:6 से लेके 1:9 तक भी कभी कभी चली जाती है, अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ गए हैं ना। अदरवाइज 1:6 या 7 तक मेंटेन रखते हैं। उसके बाद ICU के अंदर तो 1:1 या 1:2 है। वेंटी वाला पेशेंट जब ज़्यादा सिक है तो 1:1, नहीं तो 1:2, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी आवर्स की बात करें तो 7 से लेके 8 घंटे की ड्यूटी है, मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट। तो 8 घंटे तक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट 1 घंटा तो ऐसा है कि क्लास आपकी लगनी है, ठीक है, वो 1 घंटा मान लो। उसके बाद शाम को जब आपका ओवर होना है, तब भी आपका अगर 8 बजे ड्यूटी खत्म हो रही तो 8 बजे तक ओवर नहीं होता है, 8:30 पौने 9 हो जाते, तो ऑलमोस्ट निकलते निकलते आपको 1 घंटा हो जाता है। तो 8 घंटे रफली आप मान के चलो मॉर्निंग इवनिंग। उसके बाद नाइट ड्यूटी जो है वो 13 से 14 घंटे की। 13 से 14 घंटे क्यों, क्योंकि आधा पौना घंटा आपको पहले आना है और 1 घंटा आपको लेट जाना है, क्योंकि मॉर्निंग वाले TL सुपरवाइजर जो भी आते हैं वो भी ओवर लेते हैं, तो सारी चीज़ें करते करते टाइम हो जाता है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो उसके बाद मैं आपको अब मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है वो हमेशा इंट्रोडक्शन का ही होता है, और मेरा भी वही था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन में हमेशा देखो सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि आप इंग्लिश में बोलो। अगर आप हिंदी में बोलते हो ना तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मेरा ही एक स्टूडेंट था जो वहाँ पे भेजा था, जिनको मैंने आज से मुझे लगता है 15 दिन पहले, तो उनका भी यही सीन था। उन्होंने क्वेश्चन हिंदी में बोले तो मुझे उन्होंने ये बताया कि यार इतने क्वेश्चन पूछे 10 से 15, तो लेकिन मेरे से 10 से 15 क्वेश्चन नहीं पूछे थे, मेरे से बस 3 क्वेश्चन पूछे थे। और इंट्रोडक्शन मेरी इंग्लिश में थी और ऑलमोस्ट पूरी इंटरव्यू मैंने इंग्लिश में ही दी, जिसकी वजह से मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे। तो आगे से मैं कोशिश करूँगा हिंदी में इंटरव्यू दूँ, क्योंकि मुझे कंटेंट बहुत कम मिल पाता है ऐसे, है ना। तो उसके बाद मेरे जो क्वेश्चन थे वो वेंटिलेटर के बारे में उन्होंने पूछा था कि इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव में क्या डिफरेंस है, वो मैंने बताया। फिर वेंटिलेटर के मोड कौन से हैं, और फिर इंटुबेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी है ना, ये क्वेश्चन थे। और बाकी जो आपको पूछ सकते हैं, जैसे किस तरीके के पेशेंट्स आपने ICU में देखे हुए हैं, या फिर अगर आप बोलते हो कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर वो आपको इंटर्नशिप के दौरान जो हॉस्पिटल्स में आपने काम किया है वहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट में किया और कौन कौन से पेशेंट देखे हैं, या फिर आप क्या क्या काम कर लेते हो एज ए स्टाफ नर्स, तो है ना, ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके जाना। उसके बाद CPR के स्टेप्स पूछ सकते हैं, या फिर BLS के स्टेप पूछ सकते हैं आपके। उसके बाद CPR के बारे में जो पूछेंगे ना, उसकी रेशियो पूछेंगे, या फिर कितने कंप्रेशन इन अ मिनट आपको देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद IV इन्फ्यूजन जो आप देते हो उसकी डोज कैलकुलेशन, या फिर वैसे ड्रग कैलकुलेशन, या फिर IV फ्लूइड जो हम नॉर्मल देते हैं उसकी डोज कैलकुलेशन के बारे में पूछ सकते हैं। नॉरेड जो है उसके, और एट्रोपिन के बारे में साथ में पूछा था कि उसमें कितने कितने mg का इंजेक्शन आता है, मतलब आपके पास जो आते हैं, ठीक है। उसके बाद केयर ऑफ बंडल, कोड ब्लू के बारे में, कोड ब्लू हो जाए तो क्या करना है, कैसे मैनेज करना है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में भी उन्होंने पूछा था, तो ये भी आप पढ़ के जाना। ICU का मैंने आपको बता दिया जो मेरे से पूछे थे, और ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे मेरे कोर्स में इंक्लूडेड है। कोर्स लेना है तो आप ले सकते हो, नीचे WhatsApp का नंबर मेरा दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो आपको सारी डिटेल मैं WhatsApp पे भेज दूंगा। कुछ डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। बाकी हॉस्पिटल के बारे में कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो अभी मैं अपनी रिकमेंडेशन आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपको चाहिए अच्छी सैलरी और आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिले, अगर आपको अभी 1 साल या फिर बिल्कुल मतलब आप फ्रेशर हो, तो आपके लिए ये बेस्ट हॉस्पिटल है आपका बेस बनाने के लिए। अगर इस हॉस्पिटल में आपने काम कर लिया तो आपका बहुत अच्छा बेस बनेगा। आपको कल को किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना है, कहीं किसी भी सेटअप में जाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आराम से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपको ज़्यादा बिजी वाला डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, बिजी वाला हॉस्पिटल नहीं चाहिए, और मतलब बहुत ज़्यादा ड्यूटी आवर्स लंबे नहीं होने चाहिए, है ना, तो फिर मेरे हिसाब से ये हॉस्पिटल आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड भी है, वहाँ पे काम भी बहुत है, वहाँ पे क्लासेस भी रेगुलर लगती है, वहाँ पे ड्यूटी आवर्स भी थोड़े से लंबे होते हैं कंपैरेटिवली दूसरे हॉस्पिटल जो
थोड़े से छोटे लेवल के हॉस्पिटल है ना। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस में जाना चाहते हो। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप हमेशा ये हॉस्पिटल कंसिडर करो। इवन अगर आपको 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे जाओ। और आपको डीएनसी करवानी पड़ेगी, ये मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ। अगर आपको डीएनसी करवाने का मन नहीं है तो नेक्स्ट मैं अलग-अलग जगह पे, जैसे नोएडा में या फिर हरियाणा वाली साइड पे या फिर गुड़गाँव में अलग-अलग जगह पे हॉस्पिटल्स बताऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।